हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। रेंडमली आपको मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी टॉपिक लेके उसका जो है सारे फैक्ट जो है आपको बता देंगे, जो कि आपके किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस के दृष्टिकोण से जो है वेरी वेरी यूजफुल हो सकते हैं ये सारे वीडियो। ओके, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जो है लगभग लगभग सारे चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज जो है सारे कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है अदर जैसे कि आधुनिक इतिहास हो गया, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिर भूगोल वगैरह सारे चैप्टर जो है और सब सब्जेक्ट के चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसके बारे में सारे फैक्ट जो है जान लेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा एक। चलिए देखते हैं इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के। सबसे पहला, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान जो है कारखानों और मजदूरों की संख्या में जो है तीव्रता से बढ़ोतरी हुई। 1900 आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में जहां कारखानों में कार्यरत मजदूरों की संख्या इतना थी 9,50,000 लगभग थे, वहीं 1918 ईस्वी में जो है ये बढ़कर कितना हो गया, 11,22,000 के पास हो गया। 1913 में कपड़ा मिलों की संख्या 272 और उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या 2,53,000 लगभग था, किंतु 1923 में क्रमशः संख्या 333 और 3,47,000 लगभग इतने करीब हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो है मजदूरों की संख्या में जो है काफ़ी वृद्धि हुई कारखानों में, कपड़ा मिलों में, जो कि आपको इस डेटा से पता चल रहा है। यह स्थिति चटकलों की भी थी। कल कारखानों की वृद्धि से पूंजीगत वर्ग जो वो बेशुमार मुनाफा हुआ उसको, लेकिन मजदूरों की स्थिति जो है पहले जैसे ही दयनीय बनी रही। सच्चाई तो यह है कि उनकी स्थिति में पहले से गिरावट ही आ गई। जितना भी पूंजीपति वर्ग थे, जो भी अमीर लोग थे, वो तो और उसको बेशुमार मुनाफा हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, वो तो और अमीर हो गया। लेकिन मजदूर का स्थिति जो है पहले से भी और ज़्यादा दयनीय हो गया, उसकी स्थिति में गिरावट आ गया। मूल्य वृद्धि का उनकी स्थिति पर जानलेवा पर प्रभाव पड़ा। उनके काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें आवश्यकता से अधिक घंटों तक काम करना पड़ता था। इससे उनकी स्थिति नरकीय बन गई। फलतः मजदूरों ने शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाना आरंभ किया। इसी बीच विश्व राजनीति में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कौन कौन सी घटनाएं घटी? 1917 ईस्वी में जो है रूस की महान क्रांति हुई। इसने जारशाही को समाप्त कर साम्यवादी सरकार की स्थापना की। कौन सी सरकार? साम्यवादी सरकार की। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद संगठन का उदय हुआ। इस संगठन ने दुनिया के मजदूरों को एक होने एवं पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। इसका प्रभाव जो है भारतीय श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा और उन लोगों के संगठन के प्रयास तेज कर दिए। 1917 ईस्वी में ही महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का अस्त्र लेकर भारतीय राजनीति में उतरे। उन्होंने श्रमिकों और कृषकों को भी अपने आंदोलन में शरीक किया और उनके अधिकारों के लिए जो है संघर्ष किया। महात्मा गांधी जो 1917 में आपको पता होगा कि सत्य और अहिंसा का अस्त्र लेकर जो है भारतीय राजनीति में उतरे, और उसके उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी जो है वह श्रमिक और कृषकों को भी जो अपने आंदोलन में उसको शामिल किया, शरीक किया। परिणाम स्वरूप जो है भारतीय श्रमिकों से जुझारू प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और अपनी मांगों की पूर्ति का साधन उन्होंने हड़ताल को बनाया, और हड़ताल को जो है साधन बनाया अपने जो है जो भी उसका मांग था, जो भी श्रमिक का मांग था उसको पूरा करने के लिए। अब हड़ताल पहले से ज़्यादा संगठित और व्यापक लंबी अवधि की होने लगी। पहले थोड़ा बहुत हड़ताल होता था, कम टाइम का होता था, वैसा संगठित नहीं था। अब लेकिन जो जब से गांधी जी आए, शामिल हुए हड़ताल में, तो वो और ज़्यादा संगठित हो गया, व्यापक हो गया और लंबी अवधि का होने लग गया हड़ताल। अब देखते हैं हड़तालें कैसे कैसे हुआ। रूसी क्रांति के प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था से क्षुब्ध होकर 1917 ईस्वी में भारत में श्रमिकों ने बड़े पैमाने पर हड़तालें आरंभ कर दी। 1917 ईस्वी में बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल हुई। वे महंगाई से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। 1917 ईस्वी में 30 से अधिक हड़तालें हुई। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई। 1917 में लगभग 30 से अधिक हड़ताल हुआ, और 1918 में जो कहाँ पे हुआ आपको पता होगा, अहमदाबाद में जो मिल मजदूर के द्वारा हड़ताल किया गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वयं गांधी जी ने किया था। मजदूरों की मांग मनवाने के लिए उन्होंने उपवास भी करना पड़ा उन्हें। परिणाम स्वरूप उनके वेतन में क्या हुआ? 35% का वृद्धि किया गया श्रमिकों के वेतन में। यह श्रमिकों की पहली बड़ी विजय थी। 1918
1919 में हड़ताल एक महामारी के समान फैल गई। बंगाल में चटकल मजदूरों, बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, गोदी कर्मचारियों, टकसाल, छापाखाना, बिजली, नगर पालिका के कर्मचारी सभी ने हड़ताल किया जम के। ये हड़तालें अधिक व्यापक और संगठित थी पहले के कंपेयर में। इन हड़तालों के कुछ सुखद परिणाम भी निकले। मजदूरों के वेतन में वृद्धि हुई और काम के घंटे जो है वह निश्चित किए गए। इस हड़ताल से क्या निकल के आया, क्या परिणाम हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि मजदूर का वेतन जो है पहले ज़्यादा काम कराता था और वेतन कम देता था, लेकिन हड़ताल ये व्यापक रूप से होने लग गया। सारे वर्ग के लोग जो मिल के हड़ताल करने लग गए। इससे जो है मजदूर के वेतन में वृद्धि हुआ और काम के घंटे जो वह निश्चित किए गए। अब देखते हैं श्रमिकों के संगठन से क्या हुआ फायदा। हड़ताल के साथ साथ मजदूरों की एकता शक्ति को बनाए रखने के लिए मजदूर यूनियन भी बनाए जाने लगे। 1920 ईस्वी तक भारत में लगभग 125 मजदूर संगठन बनाए गए, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 2.5 लाख थी। देश के सभी महत्वपूर्ण उद्योगों के अपने अपने संगठन थे। अब आवश्यकता यह महसूस की गई कि श्रमिकों का एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए। श्रमिकों का जो है एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए, ऐसा महसूस हुआ आवश्यकता इसका, जिससे सभी मजदूर एवं श्रमिक संगठनों को एक सूत्र में बांधकर साम्राज्यवादी सरकार और शोषक पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध जो है व्यापक और संगठित आंदोलन चलाया जा सके। इसलिए जो है एक संगठन होना चाहिए, अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए श्रमिकों के लिए। इस समय तक राष्ट्र संघ की एक शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ALO का गठन हो चुका था। इसका उद्देश्य मजदूरों की समस्या का निराकरण करना और उनमें एकता की भावना जगाना था। इसलिए भारत में जो है मजदूरों के एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। भारत में जो एक प्रॉपर ढंग से संगठन बने ताकि जो है श्रमिक का जो है बात सुना जा सके। इसलिए जो अखिल भारतीय संगठन बनाने का महसूस किया गया और इसके और जो है अग्रसर होते चले गए। इस दिशा में पहल कांग्रेस ने की। 31 अक्टूबर 1920 की बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है इसका पहल किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का जो है गठन किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया लाला लाजपत राय जी के अध्यक्षता में 31 अक्टूबर 1920 को। डेट आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे जो है पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और CF एंड्रूज इसके उपाध्यक्षों में से एक थे। इस संगठन की ओर से NM जोशी 1920 ईस्वी के ILO सम्मेलन में शरीक हुए। इस अखिल भारतीय संगठन पर आरंभ में मॉडरेट नेताओं का नियंत्रण रहा। बाद में अनेक राष्ट्रीय नेता जैसे चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सभी ने इसके कार्यों में अभिरुचि ली। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें मजदूरों और किसानों के संबंध में भी जो प्रस्ताव पारित कर उनकी दशा सुधारने के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय किया गया। 1920 ईस्वी में क्या हुआ? जो कांग्रेस का जो है नागपुर में अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया मजदूरों और किसानों के संबंध में, उसका दशा सुधारने के लिए। इसके बाद कांग्रेस निरंतर मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने लगी। 1922 ईस्वी में गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने मजदूरों और किसानों को कांग्रेस के प्रभाव में लाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों में मिल मजदूरों को जो है संगठित करने का कार्यक्रम स्वीकार किया। पुनः 1927 ईस्वी में कांग्रेस महासमिति ने औद्योगिक मजदूरों के बीच जो है काम करने के लिए प्रचारक नियुक्त करने एवं संगठन बनाने की योजना बनाने लग गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बीच ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मजदूरों को संगठित करने का प्रयास कर रही थी। परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी तक 57 श्रमिक संगठन इसके साथ संबंध हो गए। इनकी सदस्य संख्या करीब 1,25,000 थी। इससे स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मजदूरों में नई चेतना का तेजी से विकास हुआ और श्रमिक आंदोलन में जो है इसका वृद्धि हुआ। परंतु ट्रेड यूनियन कांग्रेस का रुख जो है वो सुधारवादी था। कैसा था रुख? सुधारवादी था। सुधार लाना है, बदलाव लाना है, क्रांतिकारी नहीं। इसका मेन रुख था सुधारवादी होना, सुधार लाना, क्रांतिकारी नहीं। इस पर ब्रिटेन के श्रमिक दल के समाजवादी लोकतंत्रवादी विचारधारा का प्रभाव था। समाजवादी झुकाव होते हुए भी इस पर NM जोशी जैसे नरमदलीय लोगों का भी प्रभाव बना रहा। ये नेता श्रमिक संगठनों की राजनीतिक गतिविधियां केवल श्रमिकों को आर्थिक अवस्था सुधारने तक सीमित रखना चाहते थे। गांधी जी के अहिंसावाद, प्रन्यासवाद, ट्रस्टीशिप तथा वर्ग सहयोग की भावना के कारण मजदूरों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रखने का प्रयास किया गया। फलतः 1920-22 के असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920-22 में, इसमें जो है श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया था। अब देखते हैं मजदूरों के प्रति जो ब्रिटिश का क्या दृष्टिकोण था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने मजदूरों की बढ़ती एकता की शक्ति को पहचाना और इसे अपने लिए खतरनाक माना
अतः भारतीय श्रमिकों को अपने प्रभाव में लाने का उपाय उन लोगों ने किया। 1919-20 में इस उद्देश्य से मद्रास और बम्बई में श्रम विभाग स्थापित किए गए। 1921 ईस्वी में औद्योगिक अशांति की जांच करने के लिए जो है क्या किया गया, बंगाल में जो कमेटी का गठन किया गया। 1922 ईस्वी में बम्बई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कमेटी जो है इसका गठित किया गया। इसका स्थापना किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। इनका उद्देश्य श्रमिकों की उचित समस्याओं को निराकरण कर उन्हें अपने प्रभाव में लेना था। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो है 1926 ईस्वी में व्यापार संघ अधिनियम था। क्या कौन सा अधिनियम था, व्यापार संघ का अधिनियम। इसके द्वारा हड़ताल को मजदूरों का वैधानिक अधिकार स्वीकार किया गया, परंतु हड़तालों पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई। इसी समय ब्रिटेन के राजनीतिक दलों ने भी भारतीय श्रमिक वर्ग में रुचि लेना आरंभ किया। ब्रिटिश लेबर पार्टी और ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों के नेता जो है वो भारत आए। कहाँ पे आए, भारत में आए। वे भी भारत में जो लेबर पार्टी का स्थापना करना चाहते थे। ब्रिटिश का जो लेबर पार्टी था वो भी जो है इस वर्ग में जो है इस चीज़ में जो है रुचि लेने लग गया। और वहाँ के नेता लेबर पार्टी जो थे ब्रिटेन के, वो भी जो है यहाँ पे अपना स्थापना करना चाहता था लेबर पार्टी का भारत में। अपने प्रयास में उन्होंने कुछ सफलता मिली। कुछ संगठन उनके प्रभाव से सुधारवादी एम्स्टर्डम गुट में शामिल हुए, परंतु भारत में लेबर पार्टी का स्थापना नहीं हो सकी। लेकिन कोशिश किया, लेकिन जो वह स्थापना नहीं हो पाया लेबर पार्टी का भारत में। ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों के वामपंथी मोर्चों ने भी जो भारतीय श्रमिकों को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया और उन्हें वामपंथी क्रांतिकारी मार्ग चलने पर मार्ग सुझाया, लेकिन सरकार ने उनके प्रयास को जो है क्या कर दिया, विफल कर दिया। तो ये क्या प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ बढ़िया प्रभाव पड़ा, कुछ सकारात्मक था, कुछ नकारात्मक भी था। जैसे कि श्रमिकों का स्थिति बहुत खराब हो गया, लेकिन धीरे धीरे जो है गांधी जी जब से आए तो उसको संगठित करने लग गए श्रमिक को, और किसान आंदोलन जो भी आंदोलन हो रहा था उसको एक प्रॉपर जो उसके बाद क्या संगठन बनाया गया ISU, मतलब कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में। तो उससे जो है संगठित होने लग गया। उसके बाद जो श्रमिकों का जो है जो भी डिमांड था, जो भी उसका था, उसको मानने लग गया और उसका जो है मामला ठीक होने लग गया, सुलझाने लग गया। ओके। और बाद में जो है ब्रिटिश लोग भी जो है इस पे अपने आप इसको जो है इस आंदोलन को जो है देखने लग गया अपने खतरे के रूप में। लेकिन जो और ब्रिटिश का जो लेबर पार्टी था और ट्रेड यूनियन का नेता भी था, वो सोचा कि ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है वो भारत में आके स्थापना करना चाहता था यहाँ भी पार्टी का, तो लेकिन ये हो नहीं पाया। ओके। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सो डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यूजफुल होने वाला है। ओके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसे ये थ्योरी पार्ट जो है वीडियो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आपको जरूर जो है आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लिख सकते हैं, और एग्जाम में जो इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप लिख सकते हैं। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।